Hello everyone. Once again, welcome in the class of mathematics. I am Vijay Sinha, your catalyst for board and competitive exam preparation of mathematics. In previous video lecture, I have made the discussion on the differentiability and continuity NCERT 5.1 question number 7 to 12, right? And as I have promised that I will make the discussion regarding each and every problem of NCERT examplers and competitive exam, and that's why in this series just I will continue for the next. This is the fourth video lecture and continuity and differentiability, in which I will make the discussion on the problem number 13 to 18. So let us start without wasting your time. So शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 13. सो एज यू हैव मेक द डिस्कशन कि भाई कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए, कंटिन्यूटी चेक करने के लिए क्या बताया था, दो तरीके बताए थे कि भाई अगर आपका जो फंक्शन डिफाइंड है, जिस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करने जा रहे हो, उस पॉइंट पे अगर उस पॉइंट के इर्द गिर्द अगर आप जाते हो और किसी भी तरीके का जरा सा भी अगर चेंज करते हो, आप जरा सा भी चेंज करते हो तो क्या होता है, अगर फंक्शन के डेफिनेशन में बदलाव आ जाता है तो डेफिनेटली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस्तेमाल करते हैं सेकेंड मेथड, यानी LHL RHL वाला मेथड। और अगर फंक्शन सेम रहता है, जिस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करने जा रहे हो उस पॉइंट के इर्द गिर्द, तो डेफिनेटली हम लोग पहला मेथड इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम लोग फंक्शंस की वैल्यू उस पॉइंट पे और लिमिट की वैल्यू उस पॉइंट से फाइंड आउट करते हैं। अगर दोनों इक्वल है तो फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है। सो लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्या कह रहा है, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय फंक्शन x इज इक्वल टू x प्लस 5 if x is lesser than or equal to 1 and x minus 5 if x is greater than 1 is continuous। पूछ रहा है कि क्या ये फंक्शन जो दिया हुआ है कंटिन्यूअस है। कहां कंटिन्यूअस है, सारे डोमेन पे। जो हमारा फंक्शंस डिफाइन है, जिस जो डोमेन है वो सारे डोमेन पे कंटिन्यूअस है। हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस है, हमारे पास एक ऑप्शन है कि x इज लेसर देन 1, यानी अगर देखें हम लोग तो वैल्यू जो x की ले रहे हैं, ये मान लो अभी ये 1 की वैल्यू है, तो 1 से कम पे यानी इधर पे कहीं पे भी चले जाएं तो क्या फंक्शन डिफाइंड है। फिर दूसरा केस इक्वल टू 1, क्या इक्वल टू 1 पे हमारा फंक्शन डिफाइंड है। और तीसरा केस अगर ग्रेटर देन 1 पे चले जाएं, यानी 3 केस बन रहे हैं यहाँ पे। अगर तीनों पे केस पे हमारा फंक्शन डिफाइन कंटिन्यूअस हुआ तो डेफिनेटली हम कह देंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है सारे डोमेन पे, राइट। लेकिन अगर कंटिन्यूअस नहीं हुआ, एक पर्टिकुलर में कंटिन्यूअस हुआ, तो हम कहेंगे कि हाँ इस रेंज में कंटिन्यूअस है। सो लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। 3 केस बन रहे हैं। क्या क्या केस बन रहे हैं, पहला केस क्या बन रहा है बेटा, पहला केस बन रहा है कि x जो है वो लेसर देन 1 यानी 1 से कम। दूसरा केस x इज इक्वल टू 1 और तीसरा केस x इज ग्रेटर देन 1। तीन ही केस बन रहा है यहाँ पे। देयर आर 3 केसेस, तो तीनों केस को हम लोगों को बारी बारी से डिस्कस करना होगा। सो लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट केस। पहला केस हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या तरीका अपनाया था कि हम रैंडम कोई भी एक एलिमेंट ले लेते हैं c, और c के लिए हम लोग चेक करते हैं। तो कंसीडर करते हैं कि लेट x इज इक्वल टू c वेयर c बिलोंग टू रियल नंबर। यही कंसीडर करते हैं, क्योंकि हमारा कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शंस जो डिफाइंड होता है वो रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड होता है। तो c बिलोंग्स टू r। तो अभी हम कौन सा केस ले रहे हैं, हम लोग ले रहे हैं कि c जो है लेसर देन 1, c जो है लेसर देन 1। तो जरा देखो, c अगर लेसर देन 1 है, ये 1 है और c हम लोग इधर कंसीडर कर रहे हैं कहीं भी लेसर देन 1। नंबर लाइन पर लेफ्ट में क्या होता है, लेसर देन। तो लेसर देन 1 कंसीडर कर रहे हैं। अगर लेसर देन 1 से थोड़ा लेफ्ट या थोड़ा राइट होते हैं तभी भी वो क्या रहेगा, लेसर देन 1 रहेगा। और लेसर देन 1 के लिए हमारा जो फंक्शन डिफाइंड है वो क्या डिफाइंड है, x प्लस 5, यानी फंक्शन बदल नहीं रहा है, इसलिए पहला मेथड इस्तेमाल करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग, फंक्शन ऑफ c। फंक्शन ऑफ c कितना हो जाएगा बेटा, फंक्शन ऑफ c इज इक्वल टू, चूंकि c को हम कंसीडर करें लेसर देन 1, तो फंक्शन ऑफ c क्या हो जाएगा, c प्लस 5,
ठीक है, फंक्शन ऑफ सी क्या हो जाएगा, सी प्लस 5। क्यों, क्योंकि फंक्शन ऑफ एक्स क्या है हमारा, फंक्शन ऑफ एक्स है हमारा एक्स प्लस 5। कब, जब एक्स की वैल्यू लेसर देन और इक्वल टू 1 होती है। तो फंक्शन सी की वैल्यू, फर्स्ट केस में सी की वैल्यू क्या, फंक्शन सी की वैल्यू क्या आ गई, सी प्लस 5। अब जरा लिमिट निकालते हैं। लिमिट अगर x टेंड्स टू सी हो रहा है, जो x की वैल्यू है सी की तरफ बढ़ रही है, फंक्शन ऑफ x, तब क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू सी, सी क्या है, लेसर देन 1। अगर लेसर देन 1 की तरफ x टेंड्स कर रहा है तो हमारा फंक्शन क्या डिफाइंड होगा, x प्लस 5, x प्लस 5। अब लिमिट में x की वैल्यू c रख देते हैं तो क्या हो गया, c प्लस 5। इसका मतलब फंक्शन ऑफ c भी c प्लस 5 और लिमिट x टेंड्स टू c, फंक्शन ऑफ x भी c प्लस 5। तो लिखेंगे देयरफॉर फंक्शन ऑफ c is equal to limit x tends to c function of x, कितना आया, is equal to c plus 5। therefore function is continuous at x is lesser than 1, x लेसर देन यानी इस पूरे इलाके में हमारा फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। अब दूसरा केस कंसीडर करते हैं। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस हमारा है x इज इक्वल टू 1। सेकेंड केस कंसीडर करने जा रहे हैं x इज इक्वल टू 1। तो x को हमने क्या माना है, c माना है। केस 2 कंसीडर कर रहे हैं तो हम कंसीडर करेंगे c इज इक्वल टू 1। अब c इज इक्वल टू 1 पे कंसीडर कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखना, यही है ये वाला केस, 1 लिया है हमने, c को क्या लिया है, 1 लिया है। 1 से जरा सा भी लेफ्ट चलेंगे तो लेसर देन 1, और 1 से जरा सा भी राइट चलेंगे तो ग्रेटर देन 1, और लेसर देन और इक्वल टू के लिए तो सेम x प्लस 5 डिफाइंड है, लेकिन ग्रेटर देन जैसे हुआ हमारा फंक्शन क्या डिफाइंड है, x माइनस 5, राइट। यानी फंक्शन का डेफिनेशन बदल जा रहा है। फंक्शन का डेफिनेशन बदल जा रहा है तो डेफिनेटली हम लोगों को सेकंड मेथड इस्तेमाल करना है, यानी एलएचएल आरएचएल वाला मेथड इस्तेमाल करना है। तो एलएचएल आरएचएल वाला मेथड में क्या होता है, सबसे पहले तो फंक्शन ऑफ सी निकालेंगे हम लोग। फंक्शन ऑफ एक्स हमारे लिए x इज इक्वल टू 1 पे क्या डिफाइन होगा, इक्वल टू वाले पे, इक्वल टू वाला ले रहे हैं तो है x प्लस 5, x प्लस 5। लेकिन हम लोग को क्या लेना है, c 1 लिया है तो 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 5 दैट इज 6। फंक्शन ऑफ 1 कितना आ गया, 6 आ गया। अब एलएचएल निकालते हैं। एलएचएल का मतलब 1 से जरा सा लेफ्ट, अप्रोचिंग टुवर्ड्स द 1 से जरा सा लेफ्ट। तो एलएचएल कैसे लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1, लेकिन 1 से जरा सा लेफ्ट ऊपर डैश लगाते हैं, 1 डैश, माइनस नहीं पढ़ते उसको, फंक्शन ऑफ x। अब जरा सोचना, लेसर देन 1 के लिए तो फंक्शन वही डिफाइंड है x प्लस 5, तो लिखेंगे यहां पे लिमिट x टेंड्स टू 1 डैश x प्लस 5। अब x की वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, तो x की वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या पुट किया, 1 प्लस 5 क्या आ गया, 6 आ गया। बड़ी अच्छी बात है, यानी फंक्शन ऑफ 1 भी 6 और एलएचएल भी 6। जरा आरएचएल देखें, अगर आरएचएल भी 6 आ गया तो हमारा फंक्शन यहाँ पे 1 पे भी कंटिन्यूअस हो जाएगा। क्या लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, 1 प्लस का मतलब 1 से जरा सा ज्यादा, यानी राइट की तरफ, 1 से जरा सा ज्यादा राइट की तरफ, यानी ग्रेटर देन 1। और ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन क्या डिफाइन है, ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन डिफाइन है x माइनस 5। तो फंक्शन ऑफ x क्या लिखना पड़ेगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, फंक्शन डिफाइंड है x माइनस 5। वैल्यू पुट किया तो वैल्यू क्या पुट करना है, 1 पुट करना है, 1 माइनस 5 क्या आ गया भाई, -4। बेटा ये तो नहीं इक्वल आया। फंक्शन ऑफ 1 इज इक्वल टू एलएचएल, दैट्स अप्लाई, क्या हो रहा है, फंक्शन ऑफ 1 इज इक्वल टू एलएचएल। एलएचएल के तो बराबर है, लेकिन ये आरएचएल के बराबर नहीं है। तो भाई कॉन्टिन्यूअस होने के लिए कंडीशन क्या है, कॉन्टिन्यूअस होने के लिए कंडीशन है कि तीनों इक्वल होने चाहिए, लेकिन 2 इक्वल है, तीसरा इक्वल नहीं है, इसलिए क्या कहेंगे, फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 पे हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। अब तीसरा केस,
x इज ग्रेटर देन 1, जरा ग्रेटर देन 1 वाले पे केस पे देखते हैं कि क्या बात बनती है नहीं बनती है। सो लेट अस सी द थर्ड केस। अगर हालांकि ये फंक्शन सारे फंक्शन चीजों पे कंटिन्यूअस तो नहीं हुआ, एक पे कंटिन्यूअस हुआ, लेसर देन पे कंटिन्यूअस हुआ है। केस 3 कंसीडर कर रहे हैं। केस 3 क्या है हमारा? c ग्रेटर देन 1, c जो है 1 से बड़ा। तो जरा सोचना, अगर हम c, ये c है 1 लिया है, 1 से बड़ा यानी ये एरिया कहीं पे भी, अब इस एरिया में कहीं पे भी ले रहे हैं, उससे थोड़ा लेफ्ट चलेंगे थोड़ा राइट चलेंगे तब भी क्या रहेगा? वो ग्रेटर देन 1 ही रहेगा। यानी फंक्शन जो है ग्रेटर देन 1 के लिए क्या डिफाइंड है? x माइनस 5। फंक्शन का डेफिनेशन नहीं बदल रहा है, इसलिए पहला मेथड में क्या करते हैं हम लोग? सबसे पहले हम लोग फंक्शंस की वैल्यू निकालते हैं। फंक्शंस x इज इक्वल टू क्या होगा? फंक्शंस x इज इक्वल टू x माइनस 5। सर x प्लस 5 क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी जो हम कंसीडर कर रहे हैं केस, वो क्या केस कंसीडर है हमारा? c इज ग्रेटर देन 1। तो ग्रेटर देन 1 के लिए क्या डिफाइंड है? x माइनस 5। तो हमें तो c निकालना है, फंक्शन ऑफ c इज इक्वल टू c माइनस 5, राइट। यानी ग्रेटर देन के लिए हमारे पास क्या आ गया? फंक्शन ऑफ c इज इक्वल टू c माइनस 5 आ गया। अब लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू c, लिमिट x टेंड्स टू c वेयर c इज ग्रेटर देन 1, फंक्शन ऑफ x बराबर क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू c, फंक्शन ऑफ x वेयर c, x टेंड्स टू c, जहां पे c क्या है? ग्रेटर देन 1 है, तो डेफिनेशन क्या हुआ? x माइनस 5। अब x की वैल्यू लिमिट में पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा? c माइनस 5। ये भी c माइनस 5, ये भी c माइनस 5, दोनों इक्वल है, इसलिए फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो गया। कहां पे? ग्रेटर देन 1 पे। तो लिखेंगे देयरफॉर फंक्शन ऑफ c इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू c माइनस 5। देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस at x is greater than 1। x is greater than पे क्या हो रहा है? ये कंटिन्यूअस हो रहा है। यानी ग्रेटर देन पे भी कंटिन्यूअस है, लेसर देन पे भी कंटिन्यूअस है, लेकिन इक्वल पे कंटिन्यूअस नहीं है। इज इट क्लियर? सो आई होप दैट क्वेश्चन नंबर 13 क्लियर होगा। सो कम टू द नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? कह रहा है कि इज द फंक्शन डिफाइंड बाय function of x is equal to 3 if x is in between 0 to 1, equal to 4 if x is in between 1 and 3, and equal to 5 if x is in between 3 and 10। अब ये जरा ध्यान से देखना, इसमें कितने केसेस बनेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो कह रहा है कि इज द फंक्शन डिफाइंड बाय फंक्शन x is equal to is कॉन्टिन्यूअस। क्या ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है? तो चेक करना होगा जितने भी केसेस बन रहे हैं, हर केस को, कितने केस बन रहे हैं जरा ध्यान से एनालाइज करो। यहां पे कितने केसेस बन रहे हैं, केसेस कितने बन रहे हैं, जरा ध्यान से एनालाइज करो। केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, केस को एनालाइज करना। सबसे पहला केस बन रहा है कि भाई x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 का पहला केस बन रहा है। फिर दूसरा केस क्या बन रहा है बेटा? दूसरा केस बन रहा है कि x इज इक्वल टू 1, 1 का भी केस बन रहा है। फिर तीसरा केस क्या बन रहा है? तीसरा केस बन रहा है x इज इक्वल टू 3, इक्वल टू वाला। और चौथा केस क्या बन रहा है? चौथा केस बन रहा है x इज इक्वल टू 10। ये तो 4 इक्वल टू वाले केसेस इसमें बन रहे हैं। देख रहे हो कि x इज लेसर देन और इक्वल टू 0 पे, इक्वल टू वाला ले लिया तो एक केस, इक्वल टू 1 वाला ले लिया दूसरा केस, इक्वल टू 3 वाला ले लिया तीसरा केस, इक्वल टू 10 वाला ले लिया चौथा केस। 4 केस तो ये बन गए बेटे। अब इसके बाद और क्या क्या केस है जरा देखना। पांचवा केस क्या बनेगा? अब पांचवा केस बनेगा कि भाई अगर हमारा x 0 और 1 के बीच में है, 0 नहीं है 1 नहीं है, 0 और 1 के बीच में है, यानी 0 से बड़ा है हमारा x लेकिन 1 से छोटा है, 0 और 1 के बीच में है। छठा केस क्या बनेगा? भाई 0 नहीं है 1 नहीं है, 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है लेकिन 3 से छोटा है, यानी 1 से बड़ा है x, 3 से छोटा है। सातवां केस क्या बनेगा भाई? सातवां केस बनेगा कि भाई अभी तक तो 3 से छोटा लिया हमने, 3 से बड़ा है, 3 से बड़ा है लेकिन
10 से छोटा है, क्योंकि हमारा जो डोमेन डिफाइंड है यहाँ पे x की वैल्यू के लिए कहां से डिफाइंड है, 0 से 10 के लिए डिफाइंड है। तो 0 से 10 के बीच में कितने केसेस बन रहे हैं, ये 10 केस टोटल, सॉरी 7 केस टोटल हमारा बन रहा है। सातों केस पे आपको बारी बारी से कंटिन्यूटी चेक करनी होगी और डिसाइड करना होगा कि भाई फंक्शन हमारा सारे पे कंटिन्यूअस हो गया तो हम कह देंगे कि हाँ जी पूरे, कहीं पे भी पूरे डोमेन में कंटिन्यूअस है, लेकिन सब पे जहां कंटिन्यूअस नहीं हुआ तो बताना होगा कि आपको कंटिन्यूअस नहीं है। सो एक एक करके चीजें वही, तरीका वही कि आप जब कंटिन्यूटी चेक करते हो तो जिस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करने जा रहे हो उस पॉइंट के इर्द गिर्द लेफ्ट या राइट शिफ्ट होने पे अगर फंक्शन का डेफिनेशन बदल जाए तो दूसरा मेथड LHL RHL वाला मेथड, और अगर फंक्शन का डेफिनेशन नहीं बदले तो लिमिट वाला मेथड, पहला मेथड। तो लेट अस स्टार्ट। बहुत ही आसान क्वेश्चन, ऑफ कोर्स लेंदी। क्यों लेंदी? 7 केसेस कंसीडर कर रहे हैं, यानी हकीकत में प्रॉब्लम एक, लेकिन यहां पे केसेस कितने, 7। सो लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। सबसे पहला केस नंबर 1, एक एक करके आराम आराम से समझो, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम बॉन्ड नहीं है हमारा। सबसे पहला केस कंसीडर कर रहे हैं x इज इक्वल टू, अभी एक हम लोगों ने तरीका क्या अपनाया था, हम लोग एक कोई आर्बिट्ररी डेटा ले लेते हैं, वैल्यू ले लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू c वेयर c बिलोंग टू r। तो हम लोग x के लिए नहीं बल्कि c के लिए चेक करते हैं, और c क्या है, रैंडमली। तो c r यानी रियल नंबर को, तो पहला केस क्या कंसीडर कर रहे हैं, पहला केस कंसीडर कर रहे हैं कि c इज इक्वल टू 0। अगर c 0 है तब क्या होगा, जरा देखना, ध्यान से देखना। हमने c इक्वल टू 0 ले लिया, ये मान लो c है, c इज इक्वल टू 0। अब c से जरा सा भी लेफ्ट चले या जरा सा भी राइट चले, क्या होने वाला, जरा ध्यान से देखो। c अगर जरा सा भी राइट चले तो ग्रेटर देन हो गया किससे, 0 से बड़ा। 0 से जरा सा बड़ा हो तभी भी फंक्शन हमारा यही डिफाइंड है ना, फंक्शन हमारा यही डिफाइंड है। तो कोई फर्क पड़ रहा है क्या, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अच्छा 0 से कम, यानी 0 से कम के लिए फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, 0 से कम के लिए हमारा फंक्शन डिफाइंड नहीं है। हमारा रेंज ही कहां से शुरू हो रहा है, 0 से शुरू हो रहा है और 10 के बीच में लाई कर रहा है। 0 से कम के लिए हमारा फंक्शन केस डिफाइंड ही नहीं है, तो इसलिए यहां पे कौन सा लगाना होगा, हमें लगाना होगा अपना पहला वाला रूल। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले फंक्शन ऑफ 0 निकालना होगा। तो फंक्शन ऑफ x क्या डिफाइंड है, अगर x 0 हो जाएगा तो इक्वल टू के लिए 3 डिफाइंड है। तो भाई फंक्शन ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या हो गया, 3 हो गया। फंक्शन ऑफ 0 क्या हो गया, 3 हो गया। क्यों हुआ समझ में आया, इक्वल टू के लिए, इक्वल टू के लिए क्या डिफाइंड है, 3 डिफाइंड है। अब लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू c, अब c क्या है, 0 है, x टेंड्स टू c फंक्शन ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ x। अब जरा सोचो, x 0 की तरफ टेंड्स कर रहा है, राइट, तो उसके लिए भी फंक्शंस क्या डिफाइंड हुआ, 0 की तरफ टेंड्स कर रहा है, 0 की तरफ रीच कर रहा है, तो 0 से छोट, अगर x जो है 0 से बड़ा है तब भी क्या डिफाइंड है हमारा, यही डिफाइंड है। तो इसका मतलब फंक्शन क्या डिफाइंड हुआ, 3 डिफाइंड हुआ। तो वैल्यू क्या हो गई, वैल्यू तो कुछ रखनी नहीं है, 3 वैल्यू हो गई। तो इसका मतलब है कि फंक्शन ऑफ 0 इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 3, देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। सॉरी c लिया है हमने, c इज इक्वल टू 0, यानी इस फंक्शन में c का कोई भी वैल्यू ले लेते हैं तो डेफिनेटली हमारा फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, राइट, फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। इज इट क्लियर, कोई डाउट इसमें, यहां तक में पहले केस में कोई डाउट नहीं, तो चलते हैं दूसरे केस पे। चलिए सेकंड केस, सेकंड केस क्या कंसीडर कर रहे हैं हम लोग, आराम आराम से बिल्कुल समझते हुए चलेंगे, बहुत ही आसान है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड केस, केस नंबर 2, हमने पहले इक्वल टू वाला सारा ले ले, x इज इक्वल टू 1, x मतलब हम लोग क्या मान रहे हैं, c, c इज इक्वल टू 1 वाला केस, c इज इक्वल टू 1। अब जरा देखना ध्यान से, अब क्या ले रहे हैं हम लोग, 1 ले रहे हैं। 1 से जरा सा इधर चले, जरा सा इधर चले, क्या होगा, 1 से जरा सा अगर लेफ्ट चले तो क्या होगा, लेसर देन 1। लेसर देन 1 वाले केस में क्या डिफाइंड है, ये डिफाइंड है 3, और जरा सा
इधर चले तो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, और ग्रेटर देन 1 के लिए क्या डिफाइंड है 4। फंक्शन का डेफिनेशन बदल जा रहा है बेटा, फंक्शन का डेफिनेशन बदल जा रहा है, तो डेफिनेटली कौन सा मेथड, एलएचएल आरएचएल मेथड, राइट। तो चलिए निकाल लगाइए, सबसे पहले फंक्शन ऑफ सी निकालेंगे। फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू वाले केस में, इक्वल टू वाला केस यही है 1 इक्वल टू, तो 3। फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा 3 होगा, तो फंक्शन ऑफ एज इक्वल टू क्या आ गया 3 आ गया, पहला चीज। फंक्शन ऑफ 1 क्या आ गया 3 आ गया। अब एलएचएल निकालते हैं, एलएचएल लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 डैश फंक्शन ऑफ एक्स। 1 डैश का मतलब 1 के लेफ्ट में आप ले रहे हैं, तो 1 का लेफ्ट का मतलब 1 से थोड़ा सा कम, 1 से थोड़ा सा कम, 1 से थोड़ा कम, 1 से कम वाला केस क्या डिफाइंड है, फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 3 डिफाइंड है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 डैश फंक्शन एक्स की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई। अब एक्स की वैल्यू पुट करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, तो लिमिट पे वैल्यू पुट करने के लिए नहीं बचा, तो क्या आ गया 3 आ गया, यानी एलएचएल भी क्या आ रहा है हमारा 3 आ रहा है, एलएचएल भी 3 और फंक्शन ऑफ एक्स की 1 की वैल्यू भी 3। अब जरा आरएचएल देखते हैं, आरएचएल बराबर क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 प्लस फंक्शन ऑफ एक्स। अब जरा ध्यान से देखो, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 प्लस, 1 प्लस का मतलब है 1 से जरा सा ज्यादा, मतलब अप्रोच तो 1 की तरफ कर रहे हैं, लेकिन किधर से कर रहा है, राइट से कर रहे हैं, यानी जरा सा ज्यादा। जरा सा भी ज्यादा हुआ तो फंक्शन का डेफिनेशन 0 से ज्यादा 1 से कम इक्वल टू पे पहला डिफाइंड है, और 1 से जरा सा भी ज्यादा हुआ तो क्या डिफाइंड है, दूसरा डिफाइंड, यानी 4। तो यहां क्या आ जाएगा 4, यानी वैल्यू पुट करने के लिए जगह नहीं है, इसलिए वैल्यू 4 आ गई। क्या तीनों इक्वल हुआ, बोला नहीं सर, फंक्शन ऑफ 1 बराबर है एलएचएल के, लेकिन बराबर नहीं है आरएचएल के। तो क्या कहेंगे, फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, नॉट कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 1 पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है, यानी इस पे कॉन्टिन्यूअस मिला, इस वाले पे कॉन्टिन्यूअस नहीं मिला। अब हम लोग तीसरा केस कंसीडर करेंगे। तीसरा केस क्या है, तीसरा केस x इज इक्वल टू 3। तो चलिए इरेज करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए सॉरी, अब तीसरा केस कंसीडर करने जा रहे हैं। तीसरा केस हमारा क्या है, तीसरा केस है x इज इक्वल टू 3, केस 3। x को हमने क्या माना है, c माना है, तो c इज इक्वल टू 3। अब जरा देखिए, हमने लिया 3, c की वैल्यू क्या ले ली 3 ले ली, 3 से जरा सा लेफ्ट मतलब लेसर देन 3, और 3 से जरा सा राइट ग्रेटर देन 3। अब जरा देखते हैं कि क्या दोनों ही कंडीशंस में एक ही फंक्शन डिफाइंड है या अलग अलग। लेसर देन 3 पे फंक्शन डिफाइंड है 4, और ग्रेटर देन 3 पे डिफाइंड है 5। फंक्शन बदल जा रहा है, तो डेफिनेटली हम लोग को कौन सा मेथड इस्तेमाल करना है, एलएचएल आरएचएल मेथड इस्तेमाल करना है, राइट। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एक्स इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 3 पे क्या डिफाइंड है हमारा, इक्वल टू वाला पे, इक्वल टू 3 पे क्या डिफाइंड है, इक्वल टू 3 पे 5 डिफाइंड है। तो फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5, यानी फंक्शन ऑफ 3 क्या आ गया हमारा 5 आ गया। फंक्शन ऑफ सी क्या, फंक्शन ऑफ 3 क्या आ गया 5 आ गया। अब एलएचएल, एलएचएल में क्या लिखना है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 डैश, मतलब 3 से जरा सा कम। तो 3 से जरा सा कम के लिए क्या डिफाइंड है, x 3 से जरा सा कम, तो फंक्शन क्या डिफाइंड है, फंक्शन ऑफ x क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3 डैश, फंक्शन ऑफ x की वैल्यू 4। अब पुट करने के लिए तो कुछ है नहीं, तो इसलिए एलएचएल क्या आ गया 4 आ गया। आरएचएल, आरएचएल में क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस फंक्शन ऑफ x। 3 प्लस का मतलब 3 से जरा सा बड़ा, यानी अप्रोच तो 3 की तरफ कर रहे हैं, लेकिन किधर से, राइट से कर रहे हैं। तो 3 से बड़ा, 3 से बड़े के लिए क्या डिफाइंड है 5 डिफाइंड है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, लिमिट
x टेंड्स टू 3 प्लस फंक्शन x की वैल्यू 4, सॉरी फंक्शन x की वैल्यू यहां क्या है 5। वैल्यू पुट करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, तो क्या लिखेंगे 5। यानी ध्यान से देखो यहां पे क्या हो रहा है, फंक्शन ऑफ 3 इक्वल टू RHL बट नॉट इक्वल टू LHL। फंक्शन ऑफ 3 RHL के बराबर तो है, लेकिन ये LHL के बराबर नहीं है, तो इसलिए क्या कहेंगे, फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू 3 पे भी कंटिन्यूअस नहीं है। 0 पे कंटिन्यूअस हुआ, 1 पे कंटिन्यूअस नहीं हुआ, 3 पे कंटिन्यूअस हुआ नहीं हुआ। अब देखते हैं फोर्थ केस कि क्या x इज इक्वल टू 10 पे कंटिन्यूअस है या नहीं। x इज इक्वल टू 10 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, ये चेक करते हैं। सो लेट अस सी फंक्शन की कंटिन्यूटी किस पे, x इज इक्वल टू 10 पे। कौन सा केस हो रहा है ये है हमारा फोर्थ केस, c इज इक्वल टू 10 पे। जरा देखें, जरा ध्यान से देखो, अभी हम लोग कौन सा केस c इज इक्वल टू 10 कंसिडर कर रहे हैं। 10 से जरा सा इधर LHL के लिए जाएंगे, अगर 10 से थोड़ा सा कम लेंगे तो 10 से कम के लिए फंक्शन क्या डिफाइंड है, लेसर देन 10 के लिए फंक्शन यही डिफाइंड है, और इक्वल टू के लिए भी फंक्शन यही डिफाइंड है। लेसर देन 10 के लिए भी यही और इक्वल टू के लिए भी यही, और ग्रेटर देन 10 के लिए तो कोई बात ही नहीं हो रही है, क्योंकि हमारा डोमेन ही कहां से कहां तक है, 0 से 1 के बीच में है। तो इसलिए कौन सा मेथड, पहला मेथड, राइट। तो खुद से करेंगे, ट्राई करो, खुद से ट्राई करो पहले, फिर हम बताते हैं। जस्ट आई एम गिविंग 30 सेकंड टू यू, इफ यू आर कैपेबल देन गुड, अदरवाइज आई विल डू। वेट कर रहे हो, हाउ मच टाइम डू यू नीड, टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5, 6, 7, 8, 9, 10। चलिए अब क्या करना है, यहां पे c इक्वल टू 10 पे सबसे पहले फंक्शन ऑफ x की वैल्यू निकालो। जब इक्वल टू 10 है, इक्वल टू वाला इसी में आ रहा है, यानी क्या डिफाइंड है फंक्शन ऑफ x, 5 डिफाइंड है, यानी फंक्शन ऑफ 10 बराबर क्या आ गया, 5 आ गया। अब क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 10, लिमिट x टेंड्स टू 10 फंक्शन ऑफ x। तो लिमिट x टेंड्स टू 10, जब x टेंड्स की तरफ टेंड कर रहा है इक्वल टू वाले पे, तो क्या फंक्शन डिफाइंड है, 5 डिफाइंड है। लिमिट x टेंड्स टू 10, फंक्शन x की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। पुट करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, तो वैल्यू क्या आ रही है, 5। तो क्या लिखेंगे, फंक्शन ऑफ 10 इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 10 function of x is equal to 5, therefore function is continuous at x is equal to 10। यानी इस पे 2 पे कंटिन्यूअस हुआ है, अभी 4 केसेस में 2 केसेस में क्या हुआ, हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है, राइट। अब चलेंगे हम लोग अगले पे, 5वें केस पे, जिसमें हम लोग x की वैल्यू किसके बीच में लेने वाले हैं, 0 और 1 के बीच में लेने वाले हैं। x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लेने वाले हैं, राइट। सो लेट अस सी 0 और 1 के बीच में, चले स्टार्ट करें। ओके, इरेज करता हूं केस नंबर 3, ठीक है, केस नंबर 3 को इरेज कर दिया जाए। केस नंबर 3 हैज बीन इरेज्ड। केस नंबर 4 अभी भी स्क्रीन पे है, चाहे आप कॉपी कर सकते हैं। केस नंबर 5, फिफ्थ केस, सी किसके किसके सॉरी किसके किसके बीच में, 0 से बड़ा ले रहे हैं हम लोग और 1 से छोटा, यही केस है। जरा देखो 0 से बड़ा, 0 से बड़ा यानी हम जो केस ले रहे हैं ये 0 है, ये 1 है, और इसी के बीच का ये केस ले रहे हैं, 0 1 के बीच में। 0 और 1 के बीच में,
तो 0 1 के बीच में जरा सा भी लेफ्ट राइट करेंगे तभी 0 1 के बीच में ही रहेगा। इसका मतलब फंक्शन एक ही डिफाइंड है। 0 और 1 के बीच के लिए फंक्शन क्या डिफाइंड है? फंक्शन 3 डिफाइंड है। तो फंक्शन बदल नहीं रहा है, इसलिए पहला ही मेथड लिखने का तरीका केवल देख लो। क्या लिखेंगे? फंक्शन ऑफ एक्स, अगर c की वैल्यू, x की वैल्यू जो c है, c जो अगर 0 और 1 के बीच में ला रहा है तो फंक्शन x क्या डिफाइंड हो गया? फंक्शन x डिफाइंड हो गया 3। तो फंक्शन ऑफ c इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 3। अब लिमिट x टेंड्स टू 3, सॉरी x टेंड्स टू 3 नहीं, x टेंड्स टू c, और c कहां है? इन दोनों के बीच में। तो इन दोनों के बीच के लिए फंक्शन क्या डिफाइंड है? 3 डिफाइंड है। लिमिट x टेंड्स टू c फंक्शन ऑफ x बराबर क्या लिखना होगा? लिमिट x टेंड्स टू c फंक्शन ऑफ x की वैल्यू 3, कुछ भी पुट करने के लिए नहीं है, तो वैल्यू क्या आ गई? 3। तो क्या लिखेंगे? फंक्शन ऑफ c इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 3, देयरफॉर फंक्शन इज continuous at 0 c 1। इनके बीच में अगर ले रहे हैं तो क्या है हमारा? फंक्शन कंटिन्यूअस है, यानी यहां पे भी हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है। 6 नंबर केस में भी हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है। कम टू द 7th नंबर केस, आते हैं 7वां नंबर, नहीं अभी 5th हुआ है, 6th नंबर केस। 6th नंबर केस क्या कंसिडर कर रहे हैं हम लोग? सी को कंसिडर कर रहे हैं 1 और 3 के बीच में, यानी 1 से बड़ा और 3 से छोटा, 1 से बड़ा और 3 से छोटा। केस नंबर 6, 1 से बड़ा है सी और 3 से छोटा, यानी अगर नंबर लाइन पे देखें तो ये 1 और ये 3 और इसी के बीच में कोई वैल्यू ले रहे हैं। तो इसके बीच में कोई भी वैल्यू ले रहे हैं तो ध्यान से देखना, अगर इसे थोड़ा लेफ्ट भी जाए चाहे राइट भी जाए, दोनों ही केस में क्या होने वाला है? हम 1 और 3 के बीच में लाई करने वाले हैं, और 1 और 3 के बीच में अगर लाई करने वाले हैं तो हमारे लिए फंक्शन क्या डिफाइंड है? एक ही फंक्शन बदल नहीं रहा है। तो फंक्शन जब बदल नहीं रहा है इसका मतलब डेफिनेटली हमारा पहला मेथड। तो क्या लिखेंगे हम लोग? फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू, अगर c जो है हमारा, जो x की वैल्यू है 1 और 3 के बीच में लाई रही है तो फंक्शन क्या डिफाइंड है? फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू डिफाइंड हो गया 4। तो फंक्शन ऑफ c इज इक्वल टू 4, फंक्शन c क्या आ गया? 4 आ गया। अब लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू c फंक्शन ऑफ x, और c का है भाई 1 और 3 के बीच में लाई कर रहा है, और 1 और 3 के बीच में जब भी लाएगा तो फंक्शन क्या डिफाइंड है? फंक्शन डिफाइंड है 4। तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू c फंक्शन x की वैल्यू 4, पुट करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो वैल्यू क्या आ गई? 4 आ गई, यानी फंक्शन ऑफ c भी 4 और लिमिट भी 4। तो क्या लिखेंगे? देयरफॉर फंक्शन ऑफ c इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 4, देयरफॉर फंक्शन इज continuous at this given point। ठीक है, यानी 6 नंबर केस में भी हमारा फंक्शन क्या हो गया? कॉन्टिन्यूअस हो गया। इज इट क्लियर? 6 नंबर केस भी कॉन्टिन्यूअस। अब बात करते हैं लास्ट केस, यानी केस नंबर 7। तब तक हम इरेज करते हैं केस नंबर 5 को, 7 कंसिडर करते हैं हम लोग। केस नंबर 7 क्या कह रहा है कि x इज इन बिटवीन 3 एंड 10, 3 से लेकर के 10 के बीच में लाई कर रहा है। केस नंबर 7, 3 से बड़ा है हमारा c और 10 से छोटा है, 3 से बड़ा और 10 से छोटा, यानी नंबर लाइन पे अगर देखा जाए तो ये 3, ये मान लो 10 और इसके बीच में ये नंबर 3 और 10 के बीच में कर रहा है। तो 3 और 10 से अगर कोई भी पॉइंट है उसे लेफ्ट राइट करेंगे तभी भी 3 और 10 के बीच में लाई करेगा, और 3 और 10 के बीच में लाई कर रहा है तो फंक्शन तो एक ही डिफाइंड है 5। इसका मतलब पहला मेथड क्या लिखेंगे हम लोग? फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू, जब c हमारा 3 से 10 के बीच में लाई रहा था तो फंक्शन क्या डिफाइंड हुआ? 5। फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 5, यानी फंक्शन ऑफ c क्या आ गया? 5 आ गया। अब लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू c, c की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं, जो c कहां है? इसके बीच में, x टेंड्स टू c फंक्शन ऑफ x, और इसके बीच के लिए क्या डिफाइंड है? फाइंड 5 डिफाइंड है। लिमिट x टेंड्स टू c फंक्शन ऑफ x की वैल्यू 5, पुट करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो वैल्यू क्या आ गया? 5। दोनों इक्वल है तो लिखेंगे फंक्शन ऑफ c इज इक्वल टू लिमिट
x tends to c function of x is equal to 5, therefore function is continuous at this point, यानी इसमें भी कंटिन्यूअस है। तो कुल मिलाकर के 7 केसेस बन रहे थे। 7 केसेस में से आपने देखा कि टोटल 5 केसेस पे कंटिन्यूटी है और 2 केसेस पे कंटिन्यूटी नहीं है। तो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई होप दैट। तो कम टू द क्वेश्चन नंबर 15। सारे क्वेश्चन सेम है, पैटर्न सेम है, तरीका सेम है, मतलब आपके लिए बहुत ही आसान। प्रैक्टिस सिर्फ इसलिए मैं करा दे रहा हूं कि अगर कहीं कोई गाड़ी फंसती है तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिल जाए, राइट? सो खुद से ट्राई करना है और तभी जाकर के आपको वीडियो देखना है। तो कह रहा है कि इज द फंक्शन डिफाइंड बाय function of x is equal to 2x if x is lesser than 0, is equal to 0 if x is in between 0 and 1, and 4x if x is greater than 1। कितने केसेस बन रहे हैं यहाँ पे, कंसिडर करो। नंबर लाइन लेते हैं, केसेस कंसिडर। मेन इसमें यही चीज है, आपको केस निकालना। अब सबसे पहला केस क्या है? लेसर देन 0। तो मान लो यही पॉइंट 0 वाला है, तो 0 से लेसर देन 0, ये वाला एक केस बन गया। पहला केस क्या बना? x इज लेसर देन 0। दूसरा इक्वल टू भी है, इक्वल टू 0 भी है, तो दूसरा केस क्या बन गया? केस नंबर 2, x इज इक्वल टू 0। दो केस बन गए, केस 1, केस 2 क्या बन गया? x इज इक्वल टू 0। अब 0 से बड़ा, 0 से बड़ा और 1 से छोटा, चलो ये मान लेते हैं 1 है, तो 0 से बड़ा 1 से छोटा, यानी इनके बीच में भी एक केस लाई करता है। तो तीसरा केस क्या बनता है? तीसरा केस बनता है 0 से बड़ा x और 1 से छोटा। चौथा केस क्या बनता है? चौथा केस बनता है x जो है 1 के बराबर, 1 के बराबर। अभी 0 से छोटा, 0 के बराबर, 0 और 1 के बीच, 1 के बराबर। और पांचवा केस क्या बनता है? पांचवा केस 1 तक, यहां से लेकर यहां तक तो पहुंच गए। अब पांचवा केस 1 से बड़ा, यानी पांचवा केस क्या बनता है? x इज ग्रेटर देन 1। यानी पूरा का पूरा रियल नंबर है हमारा इसका डोमेन। कितने केसेस बन रहे हैं? 5 केसेस बन रहे हैं। पहला केस x इज लेसर देन 0, दूसरा केस x इज इक्वल टू 0, तीसरा केस x इज इन बिटवीन 0 एंड 1, चौथा केस x इज इक्वल टू 1 और पांचवा केस x इज ग्रेटर देन 1। अगर ये पांचों केस समझ में आ गया है तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, जैसा सारे क्वेश्चंस में करते आ रहे हो आप खुद से कर सकते हो। एक बार खुद से ट्राई करो एंड देन आई विल कंटिन्यू। जस्ट ट्राई फॉर योरसेल्फ, खुद से ट्राई करो, देन हम लोग प्रोसीड करेंगे। जस्ट आई एम गिविंग द 1 मिनट टाइम टू यू। अगर आप कर लेते हो खुद से तो बड़ी अच्छी बात है, और नहीं तो डेफिनेटली मैं आपकी मदद करूंगा। जस्ट ट्राई किया? चलो पॉज करके वीडियो ट्राई कर लो खुद से। अगर नहीं होता है तो फिर सॉल्यूशन देखो। लेट अस स्टार्ट। सबसे पहला केस नंबर 1। केस नंबर 1 क्या कह रहा है? कह रहा है x इज, तो डायरेक्टली हम लोग x लेते नहीं है, हम लोग क्या करते हैं? हम लोग पहले मानते हैं एक कोई भी एलिमेंट। लेट x इज इक्वल टू c वेयर c बिलोंग टू r, क्योंकि डोमेन पूरा रियल नंबर है ना। चलिए, तो अब हमने ऐसा मान लिया है, तो पहला केस कंसीडर कर रहे हैं c इज लेसर देन 0, c लेसर देन 0, यानी ये पूरा एरिया। तो इस पूरे एरिया में कहीं पे भी लेफ्ट राइट होंगे तो हमारे फंक्शन का डेफिनेशन बदलेगा क्या? बोला x इज लेसर देन 0 पे हमारा एक ही फंक्शन डिफाइंड है 2x, फंक्शन का डेफिनेशन नहीं बदलने वाला। तो इसलिए हमारा कौन सा तरीका? पहला मेथड, यानी फंक्शन की वैल्यू निकालो, लिमिट निकालो। तो फंक्शन ऑफ x लेसर देन 0 के लिए क्या डिफाइंड है? 2x डिफाइंड है। तो भाई हम क्या ले रहे हैं? फंक्शन ऑफ c। तो फंक्शन ऑफ c क्या हो गया? 2c आ गया। फंक्शन ऑफ x 2c आ गया। कब? जब x इज लेसर देन 0 है तब। अब लिमिट निकालेंगे। लिमिट x टेंड्स टू c
फंक्शन ऑफ एक्स। अब c जो क्या है लेसर देन 0 उसके लिए फंक्शन क्या डिफाइंड है 2x डिफाइंड है, तो क्या लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू c फंक्शन x की वैल्यू 2x। अब यहाँ पे क्या करना है x की वैल्यू पुट करनी है अपने लिमिट में, तो 2x की जगह पे x की जगह पे क्या पुट करना है c पुट करना है, वैल्यू क्या आ गया 2c। तो हमने देखा कि फंक्शन ऑफ c इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c फंक्शन ऑफ x बराबर क्या आ रहा है 2c आ रहा है, इक्वल है। तो क्या कहेंगे फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट c इज लेसर देन 0। कोई भी रियल नंबर ले लो जो 0 से छोटा है उस पे हमारा फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूअस है, यानी पहले केस पे हमारा फंक्शन क्या हो गया कॉन्टिन्यूअस हो गया। कम टू द नेक्स्ट, दूसरे पे देख करते हैं हम लोग दूसरा केस। केस नंबर 2 क्या है c इज इक्वल टू 0। अब जरा देखना c इज इक्वल टू 0 वाला केस कंसिडर किया है, मतलब ये ले लिया c बराबर 0, 0 से जरा सा इधर चले तो लेसर देन वाला केस, तो लेसर देन के केस में क्या फंक्शन डिफाइंड है 2x। इक्वल टू वाला केस पे क्या डिफाइंड है 0, और ग्रेटर देन 0 हो गया तब भी 0, यानी फंक्शन बदल रहा है। तो इसलिए हम लोगों को कौन सा केस इस्तेमाल करना तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा LHL RHL वाला सेकंड मेथड। तो चलिए सेकंड मेथड इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले फंक्शन x की वैल्यू इक्वल टू पे कौन सा डिफाइंड है इक्वल टू पे ये वाला, देख लेना इक्वल टू पे ये वाला, तो फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 0, तो फंक्शन ऑफ c बराबर क्या आ गया 0 आ गया। c की वैल्यू क्या ले रहे हैं हम लोग 0 ले रहे थे, फंक्शन ऑफ 0 बराबर 0 आ गया, पहला केस फंक्शन ऑफ 0 क्या आ गया 0 आ गया। अब क्या करना है LHL निकालना है। LHL का मतलब भाई जो c 0 पे कंसीडर कर रहे हैं जरा सा कम, यानी 0 से कम का मतलब लेसर देन 0, तो LHL क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू c, c की जगह पे क्या लिया हमने 0 लिया है 0 डैश फंक्शन ऑफ x। अब 0 डैश का मतलब है 0 से जरा सा कम, और 0 से जरा सा कम के लिए क्या डिफाइंड है 0 से जरा सा कम के लिए डिफाइंड है x इज लेसर देन 0 के लिए 2x। पूरा लिखना पड़ेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 डैश फंक्शन x की वैल्यू 2x। अब x की वैल्यू पुट करें हम लोग, तो लिमिट में x की वैल्यू पुट किया तो 2 इंटू 0 क्या आ गया 0, यानी फंक्शन 0 भी 0 और LHL भी 0। जरा RHL देखते हैं। RHL क्या होगा बेटा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, यानी 0 से जरा सा ज्यादा, 0 से जरा सा ज्यादा है 0 से ज्यादा जरा सा कम, तो 0 से ज्यादा के लिए, तो 0 से ज्यादा के लिए फंक्शन क्या डिफाइंड है ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन क्या डिफाइंड है, यहां बेटा x है, 0 से ज्यादा के लिए फंक्शन क्या डिफाइंड है 0 डिफाइंड है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। यहाँ पे लिखने का तरीका थोड़ा सा बदलो, पहले फंक्शन ऑफ x लिखना पड़ेगा, उसके बाद लिखना पड़ेगा फंक्शन x की वैल्यू 0 0 डैश, फंक्शन x की वैल्यू क्या आ रही है फंक्शन x की वैल्यू ग्रेटर देन के लिए 0 आ रही है, कुछ पुट करने के लिए है नहीं। तो देखा हमने कि फंक्शन ऑफ 0 बराबर है LHL बराबर है RHL, तो क्या कहेंगे फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट c इज इक्वल टू 0। कोई भी वैल्यू c ले लें, 0 की वैल्यू अगर ले c की वैल्यू अगर 0 ले लिया तो हमारा फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूअस है, यानी c इज इक्वल टू 0 पे भी हमारा फंक्शन क्या हो गया कॉन्टिन्यूअस हो गया। कम टू द नेक्स्ट, तीसरा केस कंसीडर करते हैं। तीसरा केस क्या है हमारा, तीसरा केस जरा ध्यान से देखो, तीसरा केस है हमारा 0 और 1 के बीच, x जो है 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। केस नंबर 3 0 के और 1 के बीच में, केस नंबर 3 c कहां लाई कर रहा है 0 से बड़ा है, और केस नंबर 3 0 से बड़ा है हमारा c और 1 से छोटा है, इसके बीच में लाई कर रहा है। चलिए देखते हैं, यानी नंबर लाइन पे ये 0 ये 1 और इसी के बीच में ये हम c की वैल्यू ले रहे हैं। c से अगर थोड़ा लेफ्ट थोड़ा राइट हो रहे हैं तभी भी हमारा ये कहां लाई कर रहा है 0 से 1 के बीच में, और 0 से 1 के बीच में अगर लाई कर रहा है तो फंक्शंस क्या डिफाइंड है 0 से 1 के बीच में, 0 से बड़ा और 1 से छोटा इनके बीच में लाई कर रहा है, तो फंक्शंस क्या डिफाइंड है 0, यानी फंक्शंस का डेफिनेशन बदल नहीं रहा है। फंक्शंस का डेफिनेशन बदल नहीं रहा तो तरीका नंबर 1 क्या लिखेंगे हम लोग, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 0 और 1 के बीच के लिए अगर सिलाई कर रहा है तो क्या डेफिनेशन है फंक्शन ऑफ x 0 डिफाइंड है, तो फंक्शन ऑफ c बराबर क्या हो गया 0।
अब लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू c, x टेंड्स टू c फंक्शन ऑफ x। तो c अगर 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है तो फंक्शन क्या डिफाइन है, 0। तो यहां पे क्या लिखना होगा, लिमिट x टेंड्स टू c, फंक्शन x की वैल्यू 0, कुछ पुट करने के लिए है नहीं तो क्या आ गया, वैल्यू 0 आ गई। तो हमने देखा कि फंक्शन ऑफ c इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। क्या कहेंगे, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट, जब 0 और 1 के बीच में हमारा c की वैल्यू है तो फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है, यानी पहले पे भी कॉन्टिन्यूअस, दूसरे पे भी कॉन्टिन्यूअस, तीसरे केस में भी कॉन्टिन्यूअस। कम टू द नेक्स्ट, फोर्थ केस कंसीडर करने जा रहे हैं, चौथा केस, जहां x की वैल्यू क्या लेने वाले हैं हम लोग, x की वैल्यू 1 लेने वाले हैं कि क्या 1 पे हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। तीन केसेस में हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस निकला है, चौथे केस में देखते हैं कि हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। क्या है चौथा केस, केस नंबर 4, c इज इक्वल टू 1। जरा ध्यान से देखना, c इज इक्वल टू 1 लिया है। अब c इज इक्वल टू 1 लिया है, अगर LHL में चलेंगे 1 से जरा सा लेफ्ट चलेंगे तो 1 से लेफ्ट चलेंगे तो लेसर देन 1। अब जरा ध्यान से देखो, लेसर देन 1 और इक्वल टू 1 के लिए क्या अलग अलग डेफिनेशन है, लेसर देन 1 और इक्वल टू के लिए सेम डेफिनेशन है। अब 1 से अगर थोड़ा सा राइट चलेंगे तो ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 के लिए लेकिन फंक्शन का डेफिनेशन बदल जा रहा है, राइट। तो फंक्शन का डेफिनेशन बदल जा रहा है लेफ्ट राइट होने पे, तो इसलिए हमें तरीका कौन सा इस्तेमाल करना होगा, LHL RHL, राइट। तो सबसे पहले फंक्शन ऑफ x इक्वल टू के लिए कौन सा 1 ले रहे हैं, इक्वल टू के लिए डेफिनेशन, तो फंक्शन ऑफ x क्या हो जाएगा, 0, यानी फंक्शन ऑफ 1 बराबर क्या आ गया, 0। अब LHL मतलब 1 से जरा सा कम, यानी लिखना होगा लिमिट x टेंड्स टू 1 डैश फंक्शन ऑफ x। अब 1 से जरा सा कम, 1 से कम के लिए क्या डिफाइंड है, 0 डिफाइंड है। तो लिखना होगा लिमिट x टेंड्स टू 1 डैश फंक्शन x की वैल्यू 0। अब x की वैल्यू पुट करने के लिए जगह ही नहीं है, सिर्फ आंसर क्या आ गया, 0 आ गया, LHL भी 0, फंक्शन 1 भी 0, LHL भी 0। अब देखते हैं RHL क्या आता है। RHL में क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस फंक्शन ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, 1 प्लस का मतलब क्या है, 1 से जरा सा ज्यादा। अब 1 से जरा सा ज्यादा यानी 1 से ज्यादा पे क्या डेफिनेशन है, 1 से ज्यादा पे डेफिनेशन है हमारा 4x, तो हमारे पास 4x। अब यहां पे 1 की वैल्यू, x की वैल्यू पुट करो तो क्या आ गया, 4 इंटू 1 दैट इज 4। अरे भैया यहां पे तो इक्वल नहीं हुआ, क्या क्या हुआ, यहां पे जो मिला हम लोगों को देयरफॉर कह सकते हैं कि फंक्शन ऑफ 1 इज इक्वल टू LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। ये दोनों तो बराबर है लेकिन RHL के बराबर नहीं है, इसलिए फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट c इज इक्वल टू 1, इस पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है, यानी चौथा केस यहां पे हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। आते हैं पांचवा केस, केस नंबर 5, लास्ट केस ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 का ये आखिरी केस है। केसेस क्योंकि बढ़ जाते हैं तो क्वेश्चंस में आपको टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन चीजें कुछ नहीं है, एकदम बच्चों का खेल है। तो केस नंबर 5, केस नंबर 5 क्या कर रहा है, x इज यानी c इज ग्रेटर देन 1 से बड़ा ले रहे हैं। अब 1 से बड़ा, ये 1 है यानी 1 से बड़ा कुछ भी ले रहे हैं, 1 से बड़ा कुछ भी ले रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके लेफ्ट राइट होने पे, यानी फंक्शन एक डिफाइंड है 4x, x से बड़ा 1, x जो है 1 से बड़ा होने पे केवल एक ही फंक्शन डिफाइंड है, तो इसलिए पहला मेथड क्या लिखेंगे, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू, जब c ग्रेटर देन 1 है तो फंक्शन क्या डिफाइंड है 4x, तो फंक्शन ऑफ c क्या हो गया 4 इंटू c, और लिमिट x टेंड्स टू c फंक्शन ऑफ x क्या हो जाएगा भाई, c कहां है, ग्रेटर देन 1 है तो उसके लिए फंक्शन क्या डिफाइंड है 4x, तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू c फंक्शन ऑफ x क्या है 4x, वैल्यू रखो लिमिट में c की वैल्यू तो 4c, तो क्या हुआ हमारा फंक्शन ऑफ c इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c
फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आया 4c, क्या कहेंगे, देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट c इज ग्रेटर देन 1, c इज ग्रेटर देन 1, कोई भी वैल्यू अगर इधर ले रहे हैं तो सब पे क्या है, हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। यानी सिर्फ और सिर्फ एक केस बनता है जिसमें ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग चलते हैं आगे। राइट, ले लिया स्क्रीनशॉट, कम टू द नेक्स्ट। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस इज कॉन्टिन्यूअस, मतलब सेम डिट्टो, कहते ना कि बिल्कुल सेम, केवल देखना है आपको, केवल देखने ही आना चाहिए कि केसेस कितने बन रहे हैं, और केसेस देखने के बाद हर केस में चेक करना है कि भाई LHL RHL वाला लगाना है या लिमिट वाला लगाना है, और कंटिन्यूटी कब होगी। अगर LHL RHL लग रहा है तो फंक्शन की वैल्यू, LHL की वैल्यू, RHL की वैल्यू तीनों इक्वल होगा तभी फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। और अगर फंक्शन का डेफिनेशन बदल नहीं रहा है उस पॉइंट पे इर्द गिर्द में, तब क्या है, तो सिंपली फंक्शन की वैल्यू और लिमिट की वैल्यू निकालनी है, दोनों इक्वल हो गया तो फंक्शन कंटिन्यूअस, नहीं इक्वल हुआ तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। कम टू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, चलिए देखते हैं केसेस। केसेस केसेस देखते हैं, नंबर लाइन बना लो। कहां से शुरू हो रहा है भाई, सर x इज लेसर देन और इक्वल टू -1, यानी पहले एक ले लो -1, तो -1 से कम वाला केस, x इज लेसर देन 1 -1, यानी पहला केस क्या बन रहा है, x इज लेसर देन -1। दूसरा केस इक्वल टू भी आ गया है तो इक्वल टू, यानी ये वाला पॉइंट पे दूसरा केस क्या बन गया, x इज इक्वल टू -1। अब -1 से बड़ा, -1 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा, तो एक का भी नंबर लिख लो, यानी इनके बीच वाला केस। यानी तीसरा केस क्या बन रहा है, तीसरा केस बन रहा है कि भाई जो -1 से हमारा x बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है, ठीक है। अब चौथा केस इक्वल टू साइन यहां पे आ रहा है, यानी इक्वल टू, यानी ये वाला केस भी बन रहा है, यानी चौथा केस क्या बन रहा है, चौथा केस बन रहा है x इज इक्वल टू 1। और अब 1 के बाद पांचवा केस भी बन रहा है, पांचवा केस क्या बन रहा है, बोला सर 1 से बड़ा, यानी अब इधर कहीं पे भी चले जाओ, यानी पांचवा केस x इज ग्रेटर देन 1। टोटल 5 केस यहां पे दिखाई पड़ रहे हैं, पांचों केस में आपको अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। राइट, x इज लेसर देन -1, x इज इक्वल टू -1, x इज इन बिटवीन -1 एंड 1, x इज इक्वल टू 1, x इज ग्रेटर देन 1। तो डोमेन क्या हो गया, जरा ध्यान से देखो, हमारा डोमेन जो हो गया वो पूरा का पूरा रियल नंबर हो गया सारा, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। सबसे पहले केस नंबर 1, 5 केसेस डिस्कस करने हैं, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले केस नंबर 1, x इज लेसर देन -1। अब x अगर लेसर देन -1 है, -1 से कम इधर कहीं पे भी, तो इस -1 से थोड़ा बहुत लेफ्ट राइट करेंगे तो फर्क पड़ेगा क्या, बोला नहीं सर फर्क नहीं पड़ेगा। तो डेफिनेशन क्या है, यही डेफिनेशन है। तो हमारे पास पहला मेथड कौन सा तरीका, फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x लेसर देन और इक्वल टू के लिए क्या डिफाइंड है, -2, तो फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू -2। तो फंक्शन, अच्छा वही पहले लिखने का तरीका कि लेट x इज इक्वल टू c वेयर c बिलोंग टू r लिख लेना, तो x लिखने के बजाय यहाँ पे c कर देना कि फॉर एवरी c, है ना। तो फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो गया, c लेसर देन -1 के लिए, लेसर देन -1 के लिए हमारे पास -2 डेफिनेशन, तो फंक्शन ऑफ c इज इक्वल टू -2। फंक्शन ऑफ c कितना आ गया, -2 आ गया। यानी x की वैल्यू अगर हम लोग -1 से कम कहीं पे भी कुछ भी ले रहे हैं तो x फंक्शन ऑफ c क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। लिमिट निकालें, लिमिट x टेंड्स टू c, x टेंड्स टू c, फंक्शन ऑफ x। अब x टेंड्स टू c और c क्या है, लेसर देन 1 है, तो लेसर देन 1 के लिए डेफिनेशन क्या है फंक्शन का, -2। तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू c, फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, -2। पुट करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, तो वैल्यू क्या आ गई, -2। तो हमने देखा कि फंक्शन ऑफ c बराबर है लिमिट के, लिमिट x टेंड्स टू c, फंक्शन ऑफ x कितना है, बराबर -2। तो इसलिए फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस है एट x इज लेसर देन -1 पे हमारा फंक्शन क्या है,
कॉन्टिन्यूअस है। पहले वाले केस में हमारा फंक्शन क्या मिला? कॉन्टिन्यूअस। कम टू नेक्स्ट, अगला केस। क्या अगला केस है हमारा? अगला केस है x इज इक्वल टू -2। केस नंबर 2 देख लीजिए। केस नंबर 2, केस नंबर 2 क्या माना है? x इज इक्वल टू -1 यानी c इज इक्वल टू -1 पे क्या होता है? जरा ध्यान से देखो, ये -1 लिया है। अब -1 से जरा सा लेफ्ट चलेंगे तो लेसर देन -1, तो लेसर देन -1 पे भी फंक्शन क्या डिफाइन है? -2। जरा सा राइट चलेंगे तो मोर देन -1, मोर देन -1 पे फंक्शन क्या डिफाइंड है? मोर देन -1 पे फंक्शन डिफाइंड है 2x। फंक्शन का डेफिनेशन बदल रहा है, फंक्शन का डेफिनेशन बदल रहा है, इसलिए हम लोगों को कौन सा मेथड इस्तेमाल करना होगा? LHL RHL। सबसे पहले फंक्शन निकालेंगे। फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू, क्या डिफाइंड है फंक्शन ऑफ x? -1 पे, इक्वल टू वाले पे, तो इक्वल टू वाले पे क्या डिफाइंड है? -2, यानी फंक्शन ऑफ -1 बराबर -2। फंक्शन ऑफ -1 इज इक्वल टू क्या आया? -2। अब LHL, LHL में क्या लिखेंगे? लिमिट x टेंड्स टू -1 डैश, -1 डैश फंक्शन ऑफ x। -1 डैश का मतलब क्या है? -1 से जरा सा कम। तो -1 से जरा सा कम के लिए फंक्शन क्या डिफाइंड है? -1 से जरा सा कम के लिए फंक्शन डिफाइंड है -2। तो यहां पे क्या लिखेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 1 डैश, फंक्शन x की डेफिनेशन डिफाइन क्या है? -2। वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो क्या आ गया? -2। यानी फंक्शन ऑफ -1 भी -2, LHL भी -2। RHL देखते हैं। RHL इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस फंक्शन ऑफ x। अब 1 से जरा सा ज्यादा, 1 से सॉरी -1 से, -1 से जरा सा ज्यादा हुआ ही नहीं कि फंक्शन क्या डिफाइन हो गया? 2x। तो क्या लिखेंगे हम लोग? लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस फंक्शन ऑफ x क्या डिफाइन है? 2x। अब वैल्यू पुट करो, x के जगह पे -1, 2 इंटू -1, -2। अरे वाह, LHL भी -2, RHL भी -2 और फंक्शन भी -2। तो क्या लिखेंगे? फंक्शन ऑफ -1 इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू -2। देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -2। x इज इक्वल टू -2 पे क्या हो गया हमारा? सॉरी, x इज इक्वल टू -1 पे, x इज इक्वल टू -1 पे क्या हो गया हमारा? फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो गया। यानी केस नंबर 2 फंक्शन कॉन्टिन्यूअस। राइट, दो केसेस में कंटिन्यूटी मिल गई। चलते हैं अब तीसरे केस पे, केस नंबर 3। केस नंबर 3 क्या कह रहा है? केस नंबर 3 कह रहा है कि x जो है हमारा लाई करने चाहिए कहां? -1 और 1 के बीच में, -1 और 1 के बीच में लाई करना चाहिए। तो केस नंबर 3, केस नंबर 3 -1 और 1 के बीच में, केस नंबर 3 यानी C कहां लाई करना चाहिए? -1 से बड़ा होना चाहिए और 1 से छोटा होना चाहिए। कौन? C। यही केस कंसिडर कर रहे हैं, मतलब -1, 1 इनके बीच में। तो इनके बीच में हमने लिया हुआ है। अब इनके बीच में कोई भी वैल्यू ले रहे हो, उससे लेफ्ट राइट होंगे तो क्या फंक्शन बदलेगा? जरा ध्यान से देखो, -1 से 1 के बीच के लिए, यानी ये वाला केस, -1 से 1 के बीच वाले के लिए फंक्शन क्या डिफाइन है? 2x। फंक्शन का डेफिनेशन नहीं बदल रहा है, इसका मतलब पहला मेथड लिमिट वाला, LHL RHL वाला मेथड नहीं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? फंक्शन ऑफ x, इसके बीच के लिए फंक्शन क्या डिफाइंड है? 2x डिफाइंड है, 2x। तो क्या ले रहे हैं हम लोग? फंक्शन ऑफ c इज इक्वल टू क्या आ गया? 2c। राइट, अब क्या निकालेंगे? लिमिट निकालेंगे। लिमिट x टेंड्स टू c फंक्शन ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू c। c इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। फंक्शन क्या डिफाइंड है? फंक्शन x डिफाइंड है 2x। तो यहां पे फंक्शन ऑफ x की जगह पे क्या लिख दिया? 2x लिख दिया। अब 2x में क्या करेंगे? x की वैल्यू पुट करेंगे तो 2c। तो क्या हुआ? फंक्शन ऑफ c इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c फंक्शन ऑफ x। दोनों क्या आ गए? इक्वल आ गए। तो इसलिए क्या कहेंगे? फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इन बिटवीन।
यहाँ पे इस वाले केस में क्या है, हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, यानी तीसरे केस में भी क्या मिला, हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस मिला। कम टू द फोर्थ नंबर केस, चौथे केस पे आते हैं, केस नंबर 4। केस नंबर 4 क्या कह रहा है, केस नंबर 4 कह रहा है कि x इज इक्वल टू 1 पे क्या होगा, क्या हमारा फंक्शन x इज इक्वल टू 1 पे भी कॉन्टिन्यूअस होगा। सो लेट अस सी दैट व्हाट हैपेंस एट x इज इक्वल टू 1, यानी केस नंबर 4 c इज इक्वल टू 1 पे। जरा देखो 1 ले लिया है हमने c की वैल्यू, 1 से जरा सा लेफ्ट हुए तो लेसर देन 1, इक्वल टू 1 पे तो 2x डिफाइंड है, और लेसर देन 1 1 से कम पे, लेसर देन 1 तब भी यही डिफाइंड है, लेसर देन पे भी और इक्वल टू पे दोनों 2x डिफाइंड है। लेकिन जैसे ही आरएचएल में चलेंगे ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2 पे हमारा फंक्शन जो है, सॉरी ग्रेटर देन 1 पे हमारा फंक्शन जो है अलग डिफाइंड है। इसलिए कौन सा मेथड इस्तेमाल करना होगा, दूसरा वाला मेथड, एलएचएल आरएचएल मेथड। कैसे इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले फंक्शन ऑफ सी निकालते हैं। जब फंक्शन ऑफ सी किस पे निकाल रहे हैं हम लोग, 1 के लिए, तो फंक्शन 1 के लिए इक्वल टू वाला साइन, इक्वल टू वाला साइन मतलब 2x, फंक्शन ऑफ x क्या हो गया 2x, फंक्शन ऑफ क्या निकालना है 1 निकालना है, तो 2 इंटू 1 यानी 2, फंक्शन ऑफ 1 क्या आ गया बेटा 2 आ गया। अब जरा एलएचएल देखो, एलएचएल बराबर लिमिट x टेंड्स टू 1 पे निकाल रहे हैं तो 1 डैश लिखना होगा, फंक्शन ऑफ x लिमिट x टेंड्स टू 1 डैश। अब 1 डैश यानी 1 से जरा सा कम, 1 डैश का मतलब है 1 से जरा सा कम, और 1 से जरा सा कम के लिए फंक्शन क्या डिफाइंड है, 1 से कम के लिए, 1 से कम के लिए ये वाला फंक्शन डिफाइंड है, 1 से कम के लिए 2x, 2x, तो फंक्शन की वैल्यू रख दी। अब यहां पे वैल्यू पुट कीजिए, x के जगह पे क्या पुट करेंगे 1 पुट करेंगे, रिजल्ट क्या आ गया 2 आ गया, मतलब फंक्शन 1 भी 2, एलएचएल भी 2। अब जरा आरएचएल देखते हैं, आरएचएल इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस फंक्शन ऑफ x। 1 प्लस का मतलब 1 से जरा सा ज्यादा, 1 से जरा सा ज्यादा, 1 से जरा सा ज्यादा के लिए क्या फंक्शन डिफाइंड है 2 डिफाइंड है, तो यहां क्या लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस फंक्शन ऑफ x की जगह पे क्या हो गया वैल्यू 2। अब x की वैल्यू पुट करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, तो रिजल्ट क्या आ गया 2। अरे वाह, तो फंक्शन 1 भी 2, एलएचएल भी 2 और आरएचएल भी 2, क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे कि देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। तरीका क्या होगा, लिखना होगा कि फंक्शन ऑफ 1 is equal to LHL is equal to RHL is equal to 2, therefore function is continuous at c is equal to 1। कर लेंगे आप, चलिए कम टू द नेक्स्ट, अगला केस, अगला केस क्या है, केस नंबर 5, यानी इस पे भी हमारा फंक्शन क्या हो गया, सॉरी अभी नहीं चेक नहीं किया है, इस पे भी क्या हो गया हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस। केस नंबर 5, x इज ग्रेटर देन 1, x नहीं लेना है हम लोग को, क्या लेना है c लेना है, c इज ग्रेटर देन 1, c इज ग्रेटर देन 1 पे चेक करेंगे लोग कि c इज ग्रेटर देन पे 1 पे क्या होता है, c इज ग्रेटर देन 1 पे देखो 1, यानी 1 ग्रेटर देन 1, ये कोई भी इलाका, तो इसमें अगर लेफ्ट राइट होंगे तो क्या फंक्शन बदलेगा, ग्रेटर देन 1 पे हर जगह पे 2 डिफाइंड है, इसलिए नहीं बदल रहा है। तो क्या लिखने का तरीका, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, यानी फंक्शन ऑफ c इज इक्वल टू 2। अब लिमिट x टेंड्स टू c फंक्शन ऑफ x, अब x टेंड्स टू c है और c हमने कंसीडर क्या किया है ग्रेटर देन 1, और ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन क्या डिफाइंड है 2, तो यहां क्या होगा लिमिट x टेंड्स टू c फंक्शन ऑफ x की वैल्यू 2, पुट करने के लिए कुछ है नहीं, तो रिजल्ट क्या आ गया 2, तो दोनों इक्वल हो गए, फंक्शन ऑफ c इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 2, देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है। तो आपने देखा कि ये गिवन फंक्शन हमारे पांचों कंडीशंस में, यानी पूरे डोमेन पे क्या है हमारा फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है। कम टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। अब थोड़ा सा क्वेश्चन बदला है, इट्स गुड, अभी तक बिल्कुल मैकेनिकल चल रहे थे, बिल्कुल सेम डिट्टो एक ही तरीके से, बस कंटिन्यूटी चेक करो, कंटिन्यूटी चेक करो, कंटिन्यूटी चेक करो, कैसे सर्च करो और कंटिन्यूटी चेक करो। अब जरा बदल गया है, कह रहा है कि फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। यानी फंक्शन दे दिया और कह रहा है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, कह रहा है कि कंटिन्यूअस है,
x इजिकल टू 3 पे। कह रहा है बताओ कि a और b की वैल्यू, a और b के बीच में रिलेशन क्या होगा, फाइंड द रिलेशन बिटवीन a एंड b, यानी a और b के बीच में क्या रिलेशन हो जिससे कि हमारा दिया हुआ फंक्शन x इजिकल टू 3 पे कॉन्टिन्यूअस हो जाए, ये पूछ रहा है। बड़ा आसान, आप जानते हो, क्या जानते हो कि फंक्शन को कंटिन्यूअस होने के लिए एज वी नो, हम लोग को पता है, टू बी कॉन्टिन्यूअस, एक फंक्शन को कंटिन्यूअस होने के लिए क्या होना होता है, एक फंक्शन को कंटिन्यूअस होने के लिए पहला नंबर जिस पॉइंट पे पूछा गया है फंक्शन का वैल्यू, यानी फंक्शंस चूंकि x इक्वल टू 3 पे पूछा गया है तो फंक्शन ऑफ 3 बराबर होना चाहिए LHL के, बराबर होना चाहिए RHL के। अगर ऐसा हो गया तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस। चूंकि यहां पे कह रहा है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल टू 3 पे, एट x इक्वल टू 3 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, इसलिए तो होगा ही होगा, राइट? तभी तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। तो हमें क्या करना है, हमें फंक्शन ऑफ 3 निकालना है, LHL निकालना है, RHL निकालना है और तीनों को इक्वेट करना है, a और b के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। सो लेट अस सी, सबसे पहले फंक्शन ऑफ 3, फंक्शन ऑफ 3, फंक्शन ऑफ 3 क्या होगा भैया, फंक्शन ऑफ x एट x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 के लिए फंक्शन ऑफ x क्या होगा, इक्वल टू साइन इसमें आ रहा है, इसलिए डेफिनेशन क्या हुआ, यही वाला हुआ, ax प्लस 1, फंक्शन x इज इक्वल टू ax प्लस 1। लेकिन हमें तो फंक्शन ऑफ 3 चाहिए, तो x के जगह पे 3 रख दो, a इंटू 3 प्लस 1, यानी 3a प्लस 1 फंक्शन ऑफ 3। फंक्शन ऑफ 3 कितना आ गया, 3a प्लस 1, बड़ी अच्छी बात है। चलो अब जरा LHL देखते हैं, LHL इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू, चूंकि 3 पे निकाल रहे हैं तो 3 डैश फंक्शन ऑफ x। अब जरा बताओ, क्योंकि 3 डैश की बात हो रही है, यानी हम जो पॉइंट ले रहे हैं 3 डैश, ये यहां पे होगा, यानी 3 से कम होगा, और 3 से कम, x अगर 3 से कम है तो क्या डिफाइन है, x प्लस 1। तो भाई यहां पे लिमिट x टेंड्स टू 3 डैश फंक्शंस क्या डिफाइन हुआ, ax प्लस 1। अब लिमिट वैल्यू पुट करो, वैल्यू क्या पुट हो गए, x की जगह पे 3, तो a इंटू 3 प्लस 1 दैट इज 3a प्लस 1। बड़ी अच्छी बात है, LHL इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ 3 इक्वल है। अब RHL निकालो, RHL क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस फंक्शन ऑफ x। अब 3 प्लस का मतलब है कि 3 से जरा सा ज्यादा, 3 प्लस 3 माइनस, 3 से जरा सा ज्यादा, तो 3 से ज्यादा के लिए फंक्शन क्या डिफाइंड है, bx प्लस 3। तो यहां पे क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस फंक्शन x की वैल्यू bx प्लस 3, पुट करो x की जगह पे, तो b इंटू 3 प्लस 3 दैट इज 3b प्लस 3। भाई निकल गया, RHL भी निकल गया। एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, चूंकि ये कॉन्टिन्यूअस है इसलिए फंक्शन ऑफ 3 इक्वल टू LHL इक्वल टू RHL होना चाहिए। तो भाई फंक्शन ऑफ 3 इक्वल टू LHL इक्वल टू RHL, इसका मतलब कि 3a प्लस 1 फंक्शन ऑफ 3 इज इक्वल टू LHL, 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 3b प्लस 3। क्लियर है? सॉल्व करो इक्वेशन को, यहां पे 3 कॉमन ले लो, 3a प्लस 1, नहीं ऐसा करो 1 को इधर भेज दो, 3a इज इक्वल टू 3b, 1 इधर गया तो 3 माइनस 1, 3a इज इक्वल टू 3b प्लस 2, तो a इज इक्वल टू 3b प्लस 2 अपॉन 3। या तो ऐसा लिख दो या लिख दो, 3 से कट गया b 2/3, यानी a इज इक्वल टू b प्लस 2/3, a इज इक्वल टू b प्लस 2/3 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट? दोनों के बीच में क्या रिलेशन हो गया, a और b के बीच में क्या रिलेशन हुआ, a और b के बीच में रिलेशन हुआ कि भाई a इज इक्वल टू 2/3 प्लस b।
कम टू द नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, क्वेश्चन नंबर 18। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय फंक्शन एफ इक्वल टू दिस इज कंटीन्यूअस। कह रहा है कि लैम्डा के किस वैल्यू के लिए ये जो फंक्शन है कंटीन्यूअस होगा एट एक्स इक्वल टू 0, और कह रहा है कि व्हाट विल बी द कंटिन्यूटी अबाउट एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 0 पे और एक्स इक्वल टू 1 पे लैम्डा का किस वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस होगा फंक्शन। चलिए करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम लोग देखते हैं फॉर x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 के लिए चेक कर रहे हैं। तो x इज इक्वल टू 0 के लिए तो सबसे पहले फंक्शन ऑफ 0 निकाल लें। फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 0 के लिए क्या होगा, इक्वल टू साइन यानी ये वाला लैम्डा x स्क्वायर माइनस 2x। अब निकाल क्या रहे हैं 0, तो फंक्शन ऑफ 0 क्या हो गया, लैम्डा x स्क्वायर यानी 0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, सारे क्या हो गए 0 माइनस 0 0 0 इंटू लैम्डा 0। फंक्शन ऑफ 0 क्या आ गया 0 आ गया। फंक्शन ऑफ 0 क्या आ रहा है 0 आ रहा है। अब जरा देखें LHL में क्या निकलेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 डैश फंक्शन ऑफ 0 डैश का मतलब क्या है बेटा, 0 से जरा सा कम, और 0 से जरा सा कम हुआ तो फंक्शन क्या डिफाइंड हो गया, फंक्शन डिफाइंड हो गया। 0 से कम वाले फंक्शन क्या डिफाइंड है, लैम्डा, पूरा लिखना होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 डैश फंक्शन x की वैल्यू लैम्डा x स्क्वायर माइनस 2x। वैल्यू पुट करो, तो वैल्यू पुट किया तो क्या हो गया, ये भी 0 हो गया। क्यों 0 हो गया, जरा देखो, लैम्डा इंटू 0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, ये 0 हो गया, 0 इंटू लैम्डा 0, यानी LHL भी 0। RHL जरा देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस फंक्शन ऑफ x। अब 0 प्लस हुआ है यानी 0 से जरा सा बड़ा, 0 से जरा सा बड़ा हुआ नहीं, 0 से जरा बड़ा हुआ नहीं कि फंक्शन क्या डिफाइंड हुआ 4x प्लस 1। तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई 4x प्लस 1। x की वैल्यू पुट करो, x की वैल्यू 4 इंटू 0 प्लस 1, 4 इंटू 0 0 0 प्लस 1 1। अरे भाई ध्यान से देखो, फंक्शन 0 0 आया, LHL 0 आया, RHL 1 आ रहा है, यानी किसी भी हाल में लैम्डा के किसी भी वैल्यू के लिए, लैम्डा के किसी भी वैल्यू के लिए ये तीनों चीजें इक्वल हो ही नहीं सकती। तो चूंकि यहां पे फंक्शन ऑफ 0 इज इक्वल टू LHL तो हो रहा है, लेकिन RHL नहीं हो रहा है, देयरफॉर क्या कहेंगे, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा एट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पे लैम्डा के किसी भी वैल्यू के लिए हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, राइट। पहला पार्ट हो चुका। दूसरा पार्ट कह रहा है कि व्हाट अबाउट द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 0 पे तो चलो लैम्डा के किसी वैल्यू के लिए फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, x इक्वल टू 1 पे क्या होगा, तो चलिए देखते हैं दूसरा केस। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। क्या चेक करना है अब हम लोगों को, चेक करना है एट x इक्वल टू 1 कि भाई x इक्वल टू 1 पे स्थिति क्या बन रही है, क्या लैम्डा के किसी वैल्यू पे x इक्वल टू 1 पे हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा या नहीं होगा। सो लेट अस सी, देखते हैं क्या होता है। डेफिनेटली ये वीडियो काफी लंबा हो चुका है, वजह केसेस हैं हमारे, यानी एट x इक्वल टू 1 पे कंसिडर कर रहे हैं। फंक्शन ऑफ x क्या होगा बेटा, x इक्वल टू 1 पे 1 का मतलब है 0 से बड़ा, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा के लिए फंक्शन क्या डिफाइंड है 4x प्लस 1। तो फंक्शन ऑफ x क्या डिफाइंड हुआ 4x प्लस 1। तो फंक्शन ऑफ 1 क्या हो गया बेटा 4 इंटू 1 प्लस 1 दैट इज 5, यानी फंक्शन ऑफ 1 हो गया हमारे पास 5, राइट। चलिए आगे देखते हैं LHL लिमिट x टेंड्स टू 1 डैश फंक्शन ऑफ x। 1 डैश का मतलब 1 से थोड़ा सा कम, 1 से थोड़ा सा कम, जरा ध्यान से समझना, 1 है 0 है, 1 ले रहा है, 1 पे चेक कर रहे हैं, 1 पे, 1 से थोड़ा सा कम, तो 1 से थोड़ा कम तो 0 से तो बड़ा ही रहेगा ना, 1 से थोड़ा सा कम 0.9999, 0 से तो बड़ा ही है।
अब 0 से बड़ा के लिए फंक्शन क्या डिफाइन है, 4x प्लस 1, तो अभी भी क्या डिफाइन हो गया हमारे पास फंक्शन, लिमिट x टेंड्स टू 1 डैश, सॉरी जरा सा कम के लिए ग्रेटर देन, कम के लिए क्या डिफाइन है, लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x डिफाइन है। अब वैल्यू पुट कीजिए 1 की, इस एक्सप्रेशन में x की वैल्यू पुट कीजिए, तो क्या हो गया, लैम्डा 1 स्क्वायर माइनस 2x, 1 स्क्वायर करेंगे तो 1 ही, तो 1 माइनस 2 इंटू 1, तो 1 माइनस 2 माइनस 1, तो क्या आ गया, माइनस लैम्डा। LHL क्या आ गया, माइनस लैम्डा। जरा RHL देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस फंक्शन ऑफ x, 1 प्लस यानी 1 से जरा सा ज्यादा, 1 से ज्यादा, सॉरी, हम लोग इक्वल टू 1 पे चेक कर रहे हैं, 1 इक्वल टू 1 पे चेक कर रहे हैं, 0 पे नहीं चेक कर रहे हैं, सही चल रहे थे हम लोग। LHL में देखो 1 माइनस 1 डैश ले रहे हैं, तो 1 डैश 1 से जरा सा कम, तो 0 से तो बड़ा ही रहा। अब 0 से बड़ा पे क्या डेफिनेशन है हमारे पास, 4x प्लस 1 ही डेफिनेशन है। गलत कर दिया था आपने, क्या डिफाइन हमारे पास फंक्शन, 4x प्लस 1 रखो, 4 इंटू 1 प्लस 1 दैट इज 5। अब RHL लिमिट 1 प्लस फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, जरा ध्यान से देखो। अब जरा ध्यान से देखो, 1 प्लस यानी यहां पे एक से जरा सा ज्यादा, एक से जरा सा ज्यादा, अभी भी ये क्या है, 0 से बड़ा ही है, तो फंक्शन का डेफिनेशन क्या हुआ, सेम, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस फंक्शन ऑफ x क्या है, 4x प्लस 1 की वैल्यू पुट किया, 4 इंटू 1 प्लस 1 दैट इज 5। जरा ध्यान से देखो क्या हुआ हमारे पास, फंक्शन ऑफ 1 इक्वल टू LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू 5 आ रहा है। तो भाई लैम्डा का कोई भी वैल्यू ले लो, इस केस में देख रहे हो कि लैम्डा विल नॉट अफेक्टिंग, लैम्डा हमारा एक्सप्रेशन को अफेक्ट नहीं कर रहा है। अगर x इज इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूटी की बात करें तो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ लैम्डा आवर फंक्शन इज कंटिन्यूअस, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है लैम्डा के बगैर ही, तो क्या कहेंगे, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरी वैल्यू ऑफ लैम्डा, हर वैल्यू पे, क्योंकि लैम्डा पे डिपेंडेंट नहीं है, तो लैम्डा कुछ भी ले लो, हमारा फंक्शन 1 पे कंटिन्यूअस, राइट, 0 पे हमारा किसी भी वैल्यू पे के लिए कंटिन्यूअस नहीं था। तो इसी के साथ ही क्वेश्चन नंबर 18 का होता है समापन, और करते हैं हम इस वीडियो का एंड। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आगे के प्रॉब्लम। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।